अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मिनी बजट हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत तो की जा ही रही है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी हमने देखा कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की कि इस मिनी बजट को हम मंजूर नहीं होने देंगे, कड़ी मुखालफत करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर से भी इसकी काफ़ी मुखालफत की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादियों को अगर देखा जाए तो उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आ रही थी कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और हमें मुसव्वदा जो है वो अभी तक नहीं दिखाया गया है कि इस मिनी बजट का है क्या। लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो मान गई है इस मिनी बजट पर हुकूमत का साथ देने के लिए। लेकिन MGM का भी एक इजलास हुआ जिसमें इस मिनी बजट पर मुशावरत की गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आम आदमी पर कोई नया टैक्स लगता है तो वो इस मिनी बजट की मुखालफत करेंगे और उन्होंने भी यही कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई है। दूसरी तरफ जो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल है वो काबीना से मंजूर कर लिया गया, जबकि मिनी बजट जो है वो 2 मरतबा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए अभी तक पेश किया गया था, लेकिन उसको पेश किया जाना था लेकिन उसको मौखर कर दिया गया और अब कल का काबीना का इजलास कहा जा रहा है, उसमें इसको पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में इसको लेकर जाया जाएगा। इस पर बात करते हैं कि आम आदमी पर इस मिनी बजट का असर होगा या नहीं, कहाँ पर टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि तर्जुमान जो हैं वज़ारत ख़ज़ाना के मुज़म्मिल असलम साहब, उनको मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं जाएगा, सिर्फ जो अमीर लोग हैं या जो इम्पोर्टेड और लग्जरी अशियाँ हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। मुसव्वदा और डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आम आदमी पर इसका असर होता है या नहीं होता। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। फैज़ मोका साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन फाइनेंस कमेटी भी हैं। कैसर अहमद शेख साहब MNA मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे और हैदर जमान कुरैशी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज कौमी असम्बली के इजलास में काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी काफ़ी तनकीद की गई है इस मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल को लेकर। सबसे पहले तो सर बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि आम आदमी पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा इस मिनी बजट के आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा यूसुफ ये एक मजाक की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने मईशत को भी मजाक समझ लिया है। लेकिन ना झूठ बोलना या सच की तर्जमानी ना करना मैं नहीं समझता। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। IMF ने कहा है कि हर चीज़ पे जो एग्जेम्प्ट है सेल टैक्स से वो उसको सेल टैक्स लगा दिया जाए। सेल टैक्स तो सिर्फ एग्जेम्प्ट वही चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो आम आदमी की हैं और जो कि इंतहाई उसके इसीलिए उसको एग्जेम्प्ट किया गया था। बाकी चीज़ों पे तो सेल टैक्स पहले ही लगा हुआ है। तो ये इन्होंने कहा और ये कहना कि आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए कि अद्वियात हैं, मेडिसन, उस पर सेल टैक्स लगेगा, खाने पीने की चीज़ों पे सेल टैक्स लगेगा, दूध पे सेल टैक्स लगेगा। तो ये कहते हैं आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसको फ़र्क पड़ेगा, ज़रा ये समझा दें। और फिर ऐसी चीज़ों पे ना ये बड़ा हसास मामला है, लोगों को दुख होता है, लोगों को तकलीफ़ में, और आप एक तरफ इजाफा कर रहे हैं, ऊपर उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि आम आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ख्याल करके ये मईशत के बारे में बात करें। बहुत ये खुद कह रहे हैं, इनका कहना है IMF ने 550 अरब रुपए का कहा है कि हमें ज़्यादा चाहिए टैक्सेस, उसमें 350 अरब रुपए तो टैक्स हैं डायरेक्ट, जो सेल टैक्स का मद में एग्जेम्पशन है उनको ख़त्म किया जा रहा है, और 200 अरब रुपए जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे उस डेवलपमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। अब आप बताइए कि हमारे मुल्क में जो हालत है सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो नालियाँ उबली पड़ी हैं, जो गटर निकल रहे हैं, और हर जगह पे हम जब जाते हैं, मैं अपने चिन्योट जाता हूँ ना, किसी जगह से मैं नहीं आ सकता। आपके साथ फैजुल्ला कमोका मेरे भाई हैं, हमारे चेयरमैन है, मैं फाइनेंस कमेटी में इनके साथ हूँ। वो कभी ये फैसलाबाद रहते हैं, इनसे पूछिए कभी जब भी चिन्योट जाते हैं तो क्या असर होता है उस सड़क का, या हम लाहौर से जाएं या इस्लामाबाद से पिंडी भटिया के रोड पे जाएं चिन्योट से, तो क्या, तो लोग जा ही नहीं सकते ना, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। देखिए ना, मंडी से जो जाने हैं खेत से मंडी तक पैदावार, वो भी नहीं जा सकती, ट्रांसपोर्ट नहीं। उसके अलावा बाकी देखिए ना,
बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस नहीं है, गैस के सारे पाइप बिछे पड़े हैं पिछले 3 सालों से। मैंने उनको करवाया तो अपने हलकों में और बाकी सब तमाम एमएनएस के हलके में वो जो पाइप बड़े बड़े तो लग गए, पैसा लग गया, अब आप उनको डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नहीं लगा रहे, रोक के रख दिए। तालीम के इदारे रुके पड़े, तो डेवलपमेंट का भी काम और 200 अरब रुपए टोटल इस साल कम हुई है। डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखा गया कोई 500-550 अरब रुपए, उसमें से भी कोई 200 अरब कम आप कर देंगे तो आप बताइए कि क्या 22 करोड़। कैसे साहब, आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट इस वक्त होना ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस वक्त अनसर्टन सिचुएशन है पूरी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, और पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है आपको भी पता है, तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आम आदमी तक पहुँचना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हुकूमत की तरजीह में शामिल होना चाहिए सबसे पहले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दुनिया पूरी में कोविड ज़रूर आया, इंडिया में हमसे ज़्यादा कोविड हुआ ना, लेकिन वहाँ पे बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस साल 44 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब फॉरेन डायरेक्ट। फिर उनके यहाँ तरक्की हो रही है, 10% इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है कोविड के बावजूद। उनके यहाँ वो हालत नहीं है, और हमारे यहाँ महंगाई अब खुद हुकूमत की फिगर है 11.5%, जो इन्फ्लेशन का नवंबर में हो गया 11.5% हुकूमत ने कहा। इंडिया में 4% है, बांग्लादेश में 4.5-5% होगी। तो ये आप बताइए, वो तो बांग्लादेश भी 8.5% तरक्की कर रहा है। अब $2,000 बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी हो गई है, हम 1200 पे, हमने 1400 पे छोड़ा था, अब 1200 हो गई है। कुल आमदनी पाकिस्तान की 310 अरब डॉलर से 290 हो गई है। फीकस जो कर्जा था, ये कर्जा कहते थे, इमरान खान ही कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है वो कोई 1.25 लाख रुपए का मकरूद है। अब तो आप लोग तजावीज़ क्यों नहीं देते? ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी, ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हर जगह जी तजावीज़, ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। देखिए, पहले दिन से हमने इनको कहा कि आए चार्टर ऑफ इकानमी करें, आए बैठें और तजावीज़ लें। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, इसने अपना जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, मेरी कई तकरीरें, ये फाइनेंस कमेटी के हमारे चेयरमैन बैठे हैं, इनका काम है ना, ये पूछें हमसे, एजेंडा पे कोई आइटम लाएं, हम तजावीज़ देंगे। और मैं आपको कई बार ये तजावीज़ दे सकूँ, मोटी मोटी बात करूँगा। देखिए, हमारे तकरीबन 4,000 अरब रुपया हुकूमत का फंसा हुआ है उन नेशनलाइज यूनिट पे जो घाटे कर रहे हैं। एक तो 4,000 अरब रुपया लगा पड़ा है, जिसमें जो प्रॉपर्टी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, गैस की और बिजली की और रेलवे और पीआईए और ये सारे इदारे हैं, तो स्टील मिल, 4,000 अरब रुपए तकरीबन हुकूमत का लगा हुआ है। उसके बाद 750 अरब उस पर घाटा निकाल रहे हैं हर साल। अब बताइए, कोई इदारा ऐसा है एक तो 4,000 अरब रुपया लगाए और 750 अरब घाटा करे। हर हुकूमत कहती है मैं प्राइवेटाइज करूँगी इन इंडस्ट्रीज़ को, या कि हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अब बताइए, इनको किसने रोका है? क्यों नहीं ऐसा काम कर? खुद इन्होंने कहा, आज तक प्राइवेटाइज कुछ भी नहीं हो सका। दूसरा, इन्होंने ही कहा था, इमरान साहब ने, कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बाहर। मैंने पहले ही आपको जिक्र किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। क्यों लोग हमारे यहाँ नहीं आते? पाकिस्तान में क्यों नहीं बाहर के लोग? जो भी किसी भी दुनिया के मुल्क ने तरक्की की है ना, जो मैंने खुद देखे हैं तमाम ममालिक, कोरिया, पाकिस्तान 60s में, मैं 70 से कोरिया में जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तरह हालत थी उनकी। आज देखिए ना, उन्होंने बाहर के इन्वेस्टमेंट आई उनके यहाँ, वियतनाम में आई, थाईलैंड में आई, इंडिया में आई, बांग्लादेश में आई, उन लोगों में बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, कैसे साहब आपका पॉइंट आ गया। हैदर जमान कुरैशी साहब, ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स इस मिनी बजट और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल जो है, इसको लेकर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले PTIMF बजट के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की, पिछले साल भी बजट से पहले और इस बारी भी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की इसके ऊपर 12 तकारीर हैं। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अगर तकरीर है तो बजट स्पीच इस साल भी उन्होंने की। और हमने स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करता है कम्प्लीटली,
और हमारे इंस्टीट्यूशन को जो स्टेट का इदारा है उसको डायरेक्टली रिपोर्टेबल कर दिया है टू आईएमएफ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कोई भी इदारा या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि पार्लियामेंट का इदारा है वो भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। बिल्कुल एक ऐसा कानून है जिसको जैसे ही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो हम उसको फौरन अंडू करेंगे, और हम उसको फिलहाल जो है अदालतों में भी चैलेंज कर रहे हैं। तो उसको तो हम अभी भी अपोज करेंगे पार्लियामेंट्री फ्लोर पे भी। अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो देन वी वुड सर्टनली हैव वन द डे। दूसरी आपने जो बात की है, देखिए आपने हुकूमती वज़रा की बात भी की, कैसर शेख साहब ने खान साहब की पुरानी बातें याद कराई। कौम अब रोज़ वो देखती है टीवी पे, क्योंकि सारे वो वादे, सारी वो बातें जो हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। मैं बुनियादी बात ये करता, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत दे सकता हूँ, मैं भी दे सकता हूँ, कैसर साहब ने भी दिए। ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी पे कोई टैक्स नहीं लग रहा और सिर्फ अमीरों पे है, तो यही तो आप बजट स्पीच के अपने प्रोड्यूसर को कह क्लिप चलाएं ना, शौकत तरीन ने, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि इसके ऊपर आम आदमी पे कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन आपने भुगता। पिछले 5 महीने से बिजली 10 रुपए बढ़ गई, गैस बढ़ गई, उसके ये भी बाद कहा गया था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा गया था। बता रहा हूँ, ये भी मिनी बजट आएगा, इसके बाद मार्च में एक और मिनी बजट आएगा। इसी तरह इस साल फरवरी में आपको याद होगा एक मिनी बजट आया था, पिछले साल अक्टूबर में भी एक मिनी बजट आया था। ये हर साल मेन बजट के बाद 2 मिनी बजट आने होते हैं। आईएमएफ से इन्होंने एग्री किया हुआ है, और 600-700 अरब के। अब ये कह देना कि अवाम पे कुछ नहीं है, अब आप जीरो रेटेड जितने बाकी के रहे थे सेक्टर हैं उसके ऊपर भी आप सेल टैक्स लगा रहे हैं। फिर इन्होंने जुलाई में जो फेडरल बजट आया, इन्होंने मिल गेट के ऊपर 17% जीएसटी लगा दिया चीनी पे। उसके बाद चीनी आप देखिए तो 20-30 की हो गई। वजह नहीं किसी को बताई कि सिर्फ होर्डर्स हैं, लेकिन हुकूमत ने 100 रुपए पे 17 रुपए जब खुद लगा दिए और मिल गेट पे लगा दिए। ठीक है कुरैशी साहब, फैजुल्ला साहब से जान लेते हैं ना, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की तर्जुमानी हमारे सामने करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। फैजुल्ला कामुका साहब, बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें हैं अवाम की भी, ऑपोजिशन की भी, और अब आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन जो है इस मिनी बजट के ऊपर आ रही है सामने। तो सर बताइएगा, और कोई हल नहीं था इस मिनी बजट के अलावा? आईएमएफ के साथ दोबारा से बातचीत की कोशिश इसको लेकर कि ये जो टैक्स एग्जम्पशन हटाने की बात की जा रही है, किसी तरीके से कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनकी जानिब से दिखाई जाती, आवाम का थोड़ा सा सोचा जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पार्टियों से जो पहले हुक्मरान रह चुकी हैं पाकिस्तान में, एक टेन्योर पीछे मुस्लिम लीग नून का था, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और अगर मुशर्रफ का दौर निकाल दें तो उससे पहले भी ये बारियां चलती रही ऐसे ही। तो पहले तो बात कर लें, ये जो भी मिनी बजट के हवाले से बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इसके असबाब के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। इन बातों को छोड़ दें कि किसका किस पार्टी से ताल्लुक है। एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें कैसर अहमद शेख साहब बड़े साफ गो आदमी हैं, बड़ी साफ बातें करते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, उनसे पहले कोई मुलाकात नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब मेरी कमेटी के मेंबर हैं, मैं कमेटी को चेयर कर रहा हूँ, तो बड़े साफ गो हैं और बड़ी साफ गोई से बात करते हैं। तो क्या हमें उन असबाब के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए कि आज अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इसके मुहरकात क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या है, क्यों ये सारा कुछ हुआ? तो ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि हमने 210 अरब की जो है वो ऑरेंज ट्रेन तो बना दी कर्ज के पैसे से। कर्ज का पैसा, उस पर सूद भी देना है, उसको चलाने के लिए 30 अरब रुपया सालाना भी चाहिए। हमने मेट्रोज बनाई। देखने की बात ये थी कि हमने कर्ज के पैसे से वो काम किए जिनकी पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये देखना था कि क्या हमारे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या उनके पास खाने के लिए रोटी है, क्या उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर
या उनकी जो है वो हिफाजत के लिए पूरे प्रॉपर बंदोबस्त हैं। रियासत माँ का किरदार अदा करती है। तो क्या ये चारों चीज़ें हम दे पाए जो हम ऑरेंज ट्रेन की तरफ जाएं, या इस किस्म के जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम करें? तो मेरे ख्याल में ये अब कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ ने बड़े कर्जे लिए। कर्जे किस लिए लिए? इनके लिए हुए कर्जों का सूद और किस्तें वापस करने के लिए कर्जे लिए। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये छोड़ के गए, तो आप यकीन कीजिए कि निजी महफिलों में ये बात कहती थी नून लीग के हमारे दोस्त कि कोई भी हुकूमत आ जाए, हमारी हुकूमत तो आनी नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो उनको पता चल जाएगा जिस हालात में हम छोड़ के हैं। यानी इन्होंने तो वो हाल किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, कि जैसे कोई दहशतगर्द अपना ठिकाना छोड़ने से पहले वहां पे डायनामाइट लगा के। ठीक है फैजुल्लाह साहब, लेकिन उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, तभी लोगों ने आपको वोट दिया। आप लोगों की कोई तैयारी नहीं थी? क्या आप लोगों को पता नहीं था कि मुल्क के ख़जाने का क्या हाल है या किस तरह से ये मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो कहते थे कि हमारी तो 200 लोगों की टीम है जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इसके ऊपर सारा काम कर रहे हैं, और आप लोग आके अब फिर से वही बातें कर रहे हैं कि माजी में जो हुकूमतें थी उनकी वजह से मुल्क का ये हाल है। मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हुकूमत में होने वाले लोगों को ही पता होती हैं। बाहर बैठ के आपको उन चीजों का उस तरह से अंदाजा नहीं होता। जो बजट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, यानी उनको पता था कि हम जा रहे हैं, और यानी अगस्त में इलेक्शन हुए थे और ये जून में बजट इन्होंने पेश किया। हालांकि इनको ये चाहिए था कि ये महीने 2 महीने के लिए अपना बजट देते और मामलात को चलाने के लिए करते, और ये छोड़ते अगली हुकूमत के ऊपर कि वो अपना बजट लेके आए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1000 अरब रुपया तो ऐसा हिडन था, यानी जो ये खर्च कर गए, और उसको उन्होंने किसी भी जो है वो किसी भी जगह पे अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था। यानी इस किस्म के मामलात। और फिर जब आप देखते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, आपका जो है वो तिजारती खसारा किस लेवल पे पहुंचा हुआ था, फिर आपका जो है वो फॉरेन लोन्स किस सतह पे पहुंचे हुए थे, और क्या कंडीशनैलिटीज, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और किस तरीके से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो अगले 1 महीने की इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा नहीं था। जिसके लिए यानी इमरान खान साहब की जगह उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इस हुकूमत को कबूल किया, संभाला। और कोई होता तो शायद वो हुकूमत लेने से भी इनकार कर देता। हालात इतने ज्यादा खराब थे, आप यकीन कीजिए कि अफगानिस्तान सर, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि क्या पता ही नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इतने बुरे हालात हैं? बुरे हालात का तो पता था। बुरे हालात का ये मैं नहीं कहता कि हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतने बुरे हालात हैं। अच्छा। और ये इस हद तक मुल्क को खोखला करके जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायनामाइट लगा के उड़ा के जा रहे हैं। और जिस किस्म के इन्होंने, देखिए हमने मुआहदे तो नहीं देखे हुए थे जो इन्होंने IPPs के साथ किए, जो इन्होंने गैस के मुआहदे किए। जब गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त पता चला कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है, इस मुल्क के लोगों के साथ इन्होंने क्या किया है। इन्होंने तो वो तबाही फेरी इस मुल्क के वसाइल के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ वो खिलवाड़ किया है कि आने वाली नस्लें जब कोई मुअर्रख तारीख लिखेगा तो वो कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। अगर मैं आपको बताता हूँ, ईमानदारी से दिल खून के आंसू होता है जो कुछ ये इस मुल्क के साथ करके गए जी। कैसर साहब, ठीक है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्मरान दिया इस कौम को जो कम से कम इस कौम के साथ सच तो बोलता है। ठीक है फैजुल्लाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। कैसर साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई तो वो तबाही फेर कर गई, मुल्की वसाइल का बेड़ा गर्क करके गई। क्यों किया मुस्लिम लीग नून ने ऐसा? जी देखिए ना, फैजुल्लाह का मौका, क्योंकि मेरी कमेटी के चेयरमैन है, उनको सब मामलात का पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, असद ये इस मुल्क की बेसिक वजह क्या है, क्यों खराबी है। पिछले 30 साल से कौमी असम्बली के मेंबर तो इलेक्ट होते हैं। आप मुझे बताइए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बाहर से आता है,
30 साल से 6 महीने असद उमर साहब रहे, 6 महीने नवीद कमर रहे। कौमी असम्बली का 1 साल ये फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से आया, 29 साल बाहर से आए। इन जैसे बंदे, फैजुल्ला कमोका बड़ा सिंसियर आदमी है, मैं इनको बड़ा करीब और मैं इसका बड़ा मद्दा हूँ मेरा। और इसके अलावा इनके यहाँ कई बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन बाहर से इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख आए, वो FBR के भी उनमें रजिस्टर्ड नहीं थे। वो उन्होंने बैग उठाया और वो पता ही नहीं लगा कहाँ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारी चीज़ें पॉलिटिशियन में तो कोई बनता ही नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर इज द मेन पर्सन टू हैंडल दिस इकानमी। अगर और सारी शिकायतें उनके साथ हैं। अब वो किधर हैं? हफीज शेख कभी नज़र आया आपको? अभी आए हैं, तरीन साहब हैं, वो आए हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो ये IMF की माननी नहीं है, मैंने ग्रोथ करनी है। अब क्या बना इनको? जाके वहाँ सरेंडर हो गए, और जो इस किस्म के सरेंडर हुए कोई मामूली हुए, ऐसा सरेंडर होना मैंने नहीं देखा जाके। और जो स्टेट बैंक के बारे में जो कुछ हो रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये फैजुल्ला सब समझते हैं, देखिए इनके पास क्यों बंदे नहीं, अपने बंदे क्यों नहीं लाते? और फिर रिजल्ट क्या है? पहले आए ना स्टेट बैंक के गवर्नर, उन्होंने आते ही 13% कर दिया पॉलिसी रेट, और बाहर से अपने दोस्तों को कहा कि पैसा लगा दो पाकिस्तान के रुपए में, क्योंकि उनको पता था 6 महीने में हमने कोई डॉलर और पाकिस्तान के रुपए में फ़र्क नहीं करना। तो जब हार्ट मनी वापस गई, वो पूरे का पूरा डॉलर के 13% ले गए ना, क्योंकि डॉलर तो उतने ही रहे जितने डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। 13% भी ले लिए रुपए में और डॉलर में वापस लेके गए, क्योंकि चेंज नहीं था एक्सचेंज। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसको खोलना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अब फिर आज देखिए कि थोड़ा रेट का जो अभी है, अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान का जो हुई है, लेटेस्ट डॉलर में सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो डॉलर आप यानी मई से लेके अभी 6 महीने में आपने 25 रुपए डॉलर को बढ़ा दिया है। तो सारा पैसा वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो इंटरेस्ट भी कमा रहा है, और ये 25 रुपए डॉलर भी कमा रहा है। बात सिर्फ ये। और फिर क्या हुआ? जब गैस फ्री हो गई, जब तेल का रेट $0 हो गया, $0, उस वक्त इन्होंने गैस और तेल के सौदे लॉन्ग टर्म नहीं किए, क्योंकि नाअहलियत है इनमें सामने बहुत काबिल लोग हैं इनके, पर उनके पास तो इख्तियार नहीं बड़ा है। अहम सवाल आप उठा रहे हैं कैसर साहब कि जो पॉलिटिशियन होता है, जो रुकने असम्बली होता है, उसको क्यों नहीं ये वजारत दी जाती, वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं बनाया जाता, और बाहर से लोगों को क्यों इम्पोर्ट किया जाता है इतनी अहम पोजीशन के लिए? ये सवाल हम हुकूमत के सामने रखेंगे। लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मुझे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले एक फिक्रा जरूर बोलने दें। देखिए IMF से सारे पैसे लेते हैं। इस वक्त कर्जा हमारा 50,000 अरब रुपए हो गया है। वो पैसे भी वही लोग ले सकते हैं ना, MNA तो नहीं, क्योंकि उसने लोगों के सामने जाना है। महंगाई होगी तो लोग उसको पकड़ेंगे। कर्जा ले लिया, उसको खर्चा कर दिया बेतहाशा, और फिर अब जवाब अब भाग गए, अब तो यहाँ है ही नहीं। कौन यहाँ रह गया? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उन्होंने कर्जे लिए। बिल्कुल ठीक है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, तो कौमी असम्बली में जब ये पेश किया जाएगा बिल, तो पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? ठीक है कैसर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी हैदर साहब, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था आपके व्यूअर्स के लिए कि ये रिफाइनरी स्टेज पे GST लगाने लगे हैं, जिससे फिर पेट्रोल प्राइस जो है फर्दर और बढ़ेगी, जबकि आलमी मंडी में कम हो रही है। पहले इन्होंने 23 रुपए PDL कमिट किया IMF को, अब ये रिफाइनरी स्टेज पे लगा रहे हैं GST। और मैं हैरान हूँ थोड़ा सा, फैजुल्ला कमोका साहब, मैं बहुत इनका एहतराम करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि 28,000 अरब से जो आपने 45,000 अरब पे कर्जा पहुंचा दिया, मुझे आप ये बताइए कि आप कौम को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि ये माजी की हुकूमतों का आपने सारी की सारी डेट सर्विसिंग है। मुझे बताएं, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो आपकी हुकूमत ने दिया या माजी की हुकूमत में, जिसमें आप 7% पे फॉरेन जो पैसा आ रहा है उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। मुझे आप बताएं, सऊदी अरेबिया से जो अभी आपने $3 अरब लिया वो 3-4% है उसके ऊपर। उसके बाद जो अभी आपने जो कमर्शियल लोन्स लिए हैं वो कितने रेट पे लिए हैं? कौम को हकायक बताएं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो स्टेट बैंक ने बोरोविंग करवाई है, और ये जो डाका डाला है, जब बेस रेट को बढ़ाया, ये माजी की हुकूमतें उस वक्त हुक्मरान थी। और अगर आप इतने ही
तुम थे, इतने ही हकाइक से मुबर्रा थे, तो आप पिछली हुकूमत में आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में थे, आप फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे। ये सारे एग्रीमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्से हैं, चाहे आईपीपीज के हों, चाहे गैस के हों, हर चीज इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। आपने क्यों कौम को गुमराह किया कि हमारी ड्रीम टीम है? यही ड्रीम टीम है कि आपने 3 वजीर खजाना चेंज कर दिए, 6 एफबीआर के चेयरमैन चेंज कर दिए, पंजाब में 6 सीट चेंज कर दिए। तो ये अवाम अब मानने को तैयार नहीं है कि हम माजी की हुकूमतों ने किया है। आपने सिख यूनिट्स को प्राइवेटाइज करना था, आपने सर्कुलर डेट को 1100 अरब से कम करना था, आपने उसको 2450 अरब कर दिया, जबकि बिजली आपने 400 करा दी है। 8 रुपए के यूनिट हैदर को आज साहब, आप कता कलामी की माजरत, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे ही मैं आगाज करूंगी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये जब बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है मिनी बजट से मुताल्लिक कि क्या हुकूमत इसको पार्लियामेंट से पास करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। फैजुल्ला कामोका साहब, बड़ी लंबी चार्जशीट है ऑपोजिशन की आप लोगों के खिलाफ, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी पूरी है? सारे इत्तेहादियों को मना लिया है, नंबर्स पूरे कर लिए हैं इस बिल को कौमी असेंबली से पास करवाने के लिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के जो जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं, या हमारी पार्टी के अपने लोग हैं, तो ये अपोजिशन जब भी कोई बिल आता है तो उससे पहले ये प्रोपेगेंडा होता है कि इस बिल के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट इसको पास नहीं करा पाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा। और ये हर जो है ना कोई भी ऐसा बिल आता है तो उस वक्त ये शोर होगा होता है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। जब बिल पास हो जाता है तो फिर एक दफ़ा फिर अपोजिशन जो है वो सुकून में आ जाती है। वो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी बिल होगा जिसके ऊपर इत्तेहादी और गवर्नमेंट के तमाम एमएनएस जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है वो इत्तेफाक करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पास हुए हैं, अब भी पास होंगे। इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पहले भी 2 मरतबा वफाकी काबीना के इजलास में इसको नहीं पेश किया गया, मौखर कर दिया गया था। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान उस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, तो किस तरह से रोकेंगे गवर्नमेंट को ये बिल पास करवाने से? हमारी कोशिश यकीनी होगी कि ऑपोजिशन मुकम्मल अपने नंबर्स इसको अपोज करने में लाए, और जुलाई में जब बजट पास हुआ तो हुकूमत ने तमाम एमएनएस को करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट फंड के वादे किए, इत्तेहादियों को बहुत लारे लगाए और बहुत कुछ मनाकर, और उसके बाद भी 172 लोगों ने वोट किया बजट की पासिंग पे। ये रिकॉर्ड की बात है। 171 पे गवर्नमेंट फॉल कर रहती है। तो अगर जुलाई में ये हालात थे और उसके बाद जिस तरीके से आवाम पर क़यामत सुगरा उस आईएमएफ बजट के सूरत में आई है, और जो इनके हालात बाई इलेक्शंस में हो रहे हैं और अभी बल्दियात में हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनके इत्तेहादियों को और इनके बहुत सारे एमएनएस को जो प्राइवेटली शायद इसका वज़न नहीं उठा सकेंगे। और आपने देखा कि जब जॉइंट सेशन में भी इन्होंने आईनी तकाज़ों को मद्देनज़र ना रखा और बुलडोज किया, 30 मिनट में 30 बिल पास करवा लिए, जिसमें से ये स्टेट बैंक बिल भी था। तो उस वक़्त भी बहुत सारे वादे वहीद किए गए, बहुत सारी मदद इधर उधर से शायद इनको मिल गई, लेकिन अभी जो है वो $1 अरब लेने के लिए आईएमएफ का जिस तरीके से ये आवाम के ऊपर महंगाई का एक और सुनामी लाने लगे हैं, और अरबों रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं, करोड़ों के नहीं अरबों के। और उमरा को तो फिर छुट्टी मिल जाएगी। नाम अमीरों का होगा कि अमीरों को टैक्स लग रहा है, लेकिन हकीकतन जो है बिटवीन द लाइंस, और इनके अपने एमएनएस को भी इन्होंने नहीं बताना। और ये कितनी मायूस कुन बात है कि जिस फाइनेंस कमेटी को कामोका साहब चेयर करते हैं और 3 साल से तो ये चेयर कर रहे हैं, उसमें ना फाइनेंस एक्ट जाता है, जबकि इन्होंने कई बारी कहा कि मैं अपनी हुकूमत से इसके रूल्स चेंज करवाऊंगा और अगर ये करवाएंगे तो हमारी जमात उसको सपोर्ट करेगी, जबकि जो है, और आई एम श्योर पीएमएलएन भी करेगी, कि फाइनेंस बिल को फाइनेंस कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली में ज़रूर डिबेट होना चाहिए। और अभी तो ये ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे थे, और उसके बाद इसको तो ये अपनी कमेटी मेंबरान के सामने तो लाएं। अपने मेंबरान जो इस नेशनल असेंबली में, उसको तो बेचारों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता,
और सुबह बताया जाएगा कि जनाब ये बिल आ रहा है, बस काबीना ने अप्रूव किया। तो ये इनकी एक कोशिश है, और अगर इन्होंने पास करा भी लिया तो अपना ही इनका नुकसान होगा, क्योंकि कौम अब इनकी हकीकत जान चुकी है। ना इनको काम करना आता है सिवाय करप्शन करप्शन रोना और पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहना, हर चीज को बदल दो। और अभी बल्दियात के बाद ने अपनी टीम ही डिसॉल्व कर दी। अमूमन तो में तो ये होता है कि जब इस किस्म की हार हो तो कप्तान रिजाइन करता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा है कि कप्तान बैठा और टीम को कह दिया जी कि मेरी तहलील हो जाए। तो टीमें आप जो मर्जी बदलते रहें, जब आपका ओवरऑल कप्तान जो है जिसको काम करना ही नहीं आता, फिर वो रोना धोना आता, फिर नतीजा तो यही रहेगा। बाकी बजट है, कोशिश करेंगे हम पास ना हो, लेकिन अगर हो गया तो अवाम तो देख रही है कि उसके जो समरात मिलेंगे अवाम को, वो पहले भी मिले हैं और अब भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई में सही कहा आपने कि हुकूमत तो दोनों तरफ से फंसी हुई है। अगर वो पास करवा लेते हैं तब भी उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हो रही है, और अगर नहीं करवा पाते हैं फिर दोबारा मुआशी मुश्किलात होंगी। कैसर अहमद शेख साहब, अगर हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो भी पार्लियामेंट में लेकर आए हैं बिल, उन्होंने तकरीबन पास करवा ही लिए हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं होते। ऑपोजिशन की जानिब से इत्तेहादियों से राब्ते किए गए थे, उनको मनाने की कोशिश की गई थी कि वो इस बिल पर हुकूमत का साथ ना दें। तो उसमें कोई कामयाबी मिली है आप लोगों को, ऑपोजिशन को? देखिए, ये इस जालमाना जो बिल पेश कर रहे हैं ना, जो महंगाई का और जो बेरोज़गारी बढ़नी है और जो हालात ख़राब होने हैं, कोई भी मुहिब्बे वतन MNA पाकिस्तानी कोई इसको पास करी, कोई इसके लिए वोट दे ही नहीं सकता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ। फिर इसी बिल के साथ स्टेट बैंक को, जो गवर्नर को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में 2 चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए जा रहे हैं। एक तो जो फाइनेंशियल मैटर में जो कि बिल्कुल आज़ाद होगा, जितना मर्जी वो डॉलर के रेट को बढ़ा दे, जितने मर्जी वो पॉलिसी रेट को बढ़ा दे। ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल एक चीज़ बनाई जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर तो जवाबदेह है। प्राइम मिनिस्टर कौम के सामने जवाबदेह है, उसको इस बिल के साथ लाया जा रहा है कि गवर्नर जवाबदेह भी नहीं होगा। और फिर ये देखिए ना, ये कहते हैं कि ये सारे पिछली हुकूमतों के मैटर हैं, खराबियाँ हैं। आप बताइए, 2 साल बाद तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अभी मुझे समझ आनी शुरू हुई है, हमें तो पूरा पता ही नहीं था। अब बताइए, ये जिन्होंने 100 दिन में ये सारी तब्दीलियां करनी थी, और जो लोगों ने रोज़गार यहाँ ढूंढने आने थे, बेरोज़गारी का जो हालत बना दी है इन्होंने, बताइए ना, कोई एक चीज़ को, मौका साहब जैसे बंदे मौजूद हैं इनके पास, और बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन क्या वजह है कि कौमी असम्बली से 30 साल में सिर्फ 1 साल बनता है वजीर खजाना? क्योंकि आपके पास मुईशत रही नहीं, आपने अपने आप को सेल आउट कर दिया है। लेकिन कैसे साहब रोकेंगे, कैसे इस बिल को पास होने से ऑपोजिशन कैसे रोकेगी पार्लियामेंट में? ये इन अपने बोझ के तले दब जाए इनको लोग। अगर वोट, मैं आपको सही दे रहा, मैं अभी पढ़ रहा था, अभी देख रहा था, यहाँ खबरें चल रही थी कि MQM ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। लेकिन अगर हम पास में देखें, रीसेंट पास में देखें कि इत्तेहादी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, और अचानक से सारे वोट जो हैं, जिस दिन वोटिंग होनी होती है, वो हुकूमत को पड़ जाते हैं, इत्तेहादी भी मान जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस मरतबा भी कुछ ऐसा हो सकता है? मैं आशा यूसुफ आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नहीं पास करा सकेंगे। जो भी कोई मुहिब्बे वतन MNA होगा, वो इस जालमाना बिल पे बार बार सोचेगा, वोट देते उसके हाथ कांपेंगे, उसको तकलीफ होगी। भाई, ये बिल ऐसा है कि पाकिस्तान की इसमें खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है। इसमें जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो सारे इतने ऐसे टैक्स हैं जो कि बड़े आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं ये अद्वियात को कितनी पहले महंगी हो गई है, अब क्या महंगी रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गंदम की फसल इस बार हो रही है ना, देखिएगा कि कीमत, जो गंदम की फसल की कीमत है, ये 100 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ना खाद दी जा रही है, वो सारी इतनी ब्लैक हो रही है हर चीज़। ये अहल हुकूमत कोई चीज़ भी नहीं कर सकी। आज चौथी सर्दियाँ हैं जहाँ पे गैस नहीं है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। अब अरबों रुपए की फैक्ट्री किसी ने लगाई हो और उसको गैस ना मिले, बंद हो जाए, अब वो बताइए कितनी महंगी। इन्होंने टेंडर ही नहीं किया, 8 इन्होंने जो टेंडर रिजेक्ट हो गए, इनको मिला ही नहीं गैस वक्त में। और ये पहली बार नहीं है
क्योंकि इन बेचारों को समझ बिल्कुल। नहीं है इनको किस मुसीबत में डाल दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल साहब बिल्कुल सही कहते कह रहे हैं। सोचिए, कोई अवाम तो सोचे। मुश्किल में है, प्राइम महंगाई मिनिस्टर साहब बहुत कहते हैं, ज्यादा है, आवाम और मुश्किल उस में है। पर बस जुल्म ये ये है, ये कैसर साहब, उस पर जुल्म ये है कि शेख रशीद साहब जो है वो ये कहते हैं कि 5वें साल में जाकर वज़ीर आज़म महंगाई पर काबू पाने में कामयाब होंगे। फैजुल्ला साहब, आवाम को तो फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए और अब बात पहुंच गई है 5वें साल में। आपको पता है कि इसका जो रिएक्शन अभी हमने रिसेंटली देखा है बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें आपके अपने वज़रा जो थे सूबाई वज़ीर, उन्होंने कहा कि एक बड़ी वजह जो है वो महंगाई थी जिसकी वजह से हम हार गए। तो अब आवाम इंतज़ार करे कि 5वां साल आएगा तो उसके बाद महंगाई कम होगी। देखिए, इसमें एक बात पाकिस्तान के अवाम को भी समझनी चाहिए। जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई की जो लहर है, वो ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमिना नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर हालात ऐसे ही हैं। और कई मुल्कों के अंदर तो 100 साल के रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के हवाले से, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान तो जिस हालात में ये छोड़ के गए, एक वल्नरेबल कंट्री कंसिडर किया जाता था। तो कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वाइज डिसीजंस की वजह से गवर्नमेंट के, वज़ीर आज़म के जो अच्छे फैसले थे, जितनी तबाही दुनिया के अंदर हुई है उस हवाले से अगर देखा जाए तो उतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं हुआ। अल्लाह का खास करम रहा है, अल्लाह ने ऐसे फैसले करवाए इमरान खान से और उनकी गवर्नमेंट से कि नुकसानात उतने ज्यादा नहीं हुए। वरना तो जिन हालात में ये इकोनॉमी को छोड़ के गए थे, और अगर वही कुछ होता जो इंडिया में या बाकी दूसरे ममालिक में हुआ कोविड की वजह से, तो पाकिस्तान तो सस्टेन ही नहीं कर सकना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान जो है वो सही फैसलों की वजह से, सही डायरेक्शन की वजह से, इस वक्त इकोनॉमी की सही डायरेक्शन की वजह से चीजें सही चल रही हैं। जो ये बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनका हक बनता है वो ये बातें करें। कैसर अहमद शेख साहब, मैंने आपको बताया, सच बोलने वाले आदमी हैं। उन्होंने पहले कहा है कि जो पिछले 30 साल की वो बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो शेख इसी साहब, तरह हैदर शेख ज़मान रशीद साहब जो हैं साहब वो भी तो कहते थे सच कि बोलने वाले इंसान है ना। फैजुल्ला साहब, शेख रशीद साहब भी तो सच बोलने वाले इंसान है, वो भी पेश गोइयां करते हैं। तो उन्होंने अब 5 साल का वक्त दे दिया कि 5वें साल में जाके महंगाई कम होगी। तो हम इंतजार करें अब 5वें साल का। शेख रशीद हमारे एलाई जरूर हैं, उनको भी एक हक है, वो अपनी राय रखते हैं। वो अपना वो कोई इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, ना ही वो इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से वो किसी चीज को देख रहे हैं। तो उन्होंने एक अपनी राय दी है। तो जो मुल्क के वजीर दाखिला है वो सर, मतलब एक बड़ी अहम और जिम्मेदार जो है उनके पास ओहदा है। आप कह रहे हैं कि ये उनकी जाती राय है? इसका जवाब बात तो सुन मैं लीजिए ना दूंगा। जी, जो बात सुन लीजिए जी। जो अगर दाखिला के हवाले से वो कोई बात करते हैं, मुल्की सलामती की सूरत हाल के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से वो कोई बात करते हैं, तो वो बिल्कुल वो जो है वो ठीक है। लेकिन वो एक अलग पार्टी के सरबराह भी हैं और वो एक अपना नुक्ता नजर भी रखते हैं, उस हवाले से उन्होंने बातें की हैं। तो मैं तो ये कहूंगा हमारी गवर्नमेंट की और हमारे वजीर आजम की तो सर तोड़ कोशिश है। आप कह रहे हैं महंगाई के हवाले से क्या सबसे ज्यादा अहम चीज होती है? लोगों को रोजगार देना। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, फैसलाबाद में वो कहते हैं कि वो बिजनेसमैन कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं है जिसने इस दौर के अंदर कोई दूसरा कारखाना नहीं लगाया। ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के उसके असरात भी तो नजर आने चाहिए ना फैजुल्ला साहब। उसके जो फवाइद हैं, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, आवाम को नजर भी तो आए ना, आवाम को कोई फायदा भी तो हो। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, हम सुनते हैं हफ्तावार तकरीबन शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो आते हैं और आके कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ अभी हमारे सर पर ही है, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और जब इस तरह की बात होती है कि 5वें साल में जाकर महंगाई कम होगी, तो उस पर जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, हुकूमती रहनुमा होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि ये उनकी जाती राय है। क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात की फैजुल्ला साहब ने, और मैं इस बात से यकीनन इत्तफाक करूंगा क्योंकि वो इनके इत्तेहादी हैं और तो शायद वो पिंडी से सीट भी ना जीत सकते। और लेकिन यही इत्तेहादी हैं जो
बैठ के प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्रेडामस करते थे कि वो मुल्क से चला जाएगा, वो मुल्क में आएगा नहीं, वो ये हो जाएगा, वो भी उस वक्त तो वो ना जाने किस किस के तर्जुमान बन के बात कर रहे हैं। और वाकई वो इकॉनमी पे उनको क्या पता, जो वजीर दाखिला अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना बना सके या जिसको इजाज़त ना हो और मुईद यूसुफ बनाए और वजीर दाखिला बेचारा दर बदर ठोकरें खाता फिरता हो, तो यकीनन इनकी बात में वजन है। लेकिन मैं आपको इनकी अंदर की खबर दे देता हूँ कि वजीर दाखिला वजीर आजम की बात कर रहे हैं 5वें साल में, वो इमरान खान साहब नहीं है। उनको मालूम है कि 5वें साल में पार्लियामेंट के वजीर आजम कोई और होगा, तो शायद इसका इशारा किसी और तरफ है। तो और कोई और किसी और पार्टी का भी हो सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा? अंदर की खबर आप दे रहे हैं तो जरा डिटेल भी बता दें। आपको बता दिए ना, क्योंकि बजट तो मंजूर होगा नहीं और ये मिनी बजट जो है तो गवर्नमेंट विल फॉल। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इसी पार्टी का ही होगा वजीर आजम या किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है? मेरे ख्याल में the people of Pakistan are fed up of this party and they know। देखिए ना, आप एक साल धोखा खाएंगे, दूसरे साल खाएंगे, तीसरे खा लें, अब तो चौथा चल रहा है साल और वही बातें, काम नहीं करने दिया गया, माजी की हुकूमतें। इनको 5 साल क्या, अगले 5 भी दे दें तो ये कहेंगे पिछले 30 साल की हुकूमतों का गंद है और हम कुछ नहीं कर सके, जबकि LNG का गंद इन्होंने फैला दिया, दवाइयों का स्कैंडल का गंद इनका है, आटा स्कैंडल का गंद इनका है, LNG पेट्रोल स्कैंडल का गंद इनका है, चीनी स्कैंडल का गंद इनका है। इनके तो गंद इतने हैं कि NDMA 25 अरब का हिसाब नहीं दे सकी। कोविड फंडिंग की प्रोक्योरमेंट में पंजाब हुकूमत ने कितने अरब रुपए, अभी तो पूरे AGPR को जो है दी नहीं डिटेल्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो NDMA से पूछ रही है। हैदर साहब, ये जो आपने खबर दी है इसका जवाब हम फैजुल्ला साहब हमारे साथ ही हैं, उन्हीं से जरा ले लेते हैं। फैजुल्ला साहब काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब के 5वें साल में तो इनका वजीर आजम ये होगा ही नहीं। देखिए, इनका तो पहले दिन से यही कॉन्फिडेंस है, तो मैं इनके कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करता हूं। पिछले 4 साल भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने गुजारे हैं और अगला साल भी इंशाल्लाह ये इसी कॉन्फिडेंस के साथ 1.5 साल गुजारेंगे और इमरान खान साहब भी इस मुल्क के वजीर आजम रहेंगे और अगले इलेक्शन में भी इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे और पाकिस्तान को भी लीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैसर साहब आपसे और हैदर जमान कुरैशी साहब आपसे मेरा एक ही सवाल होगा, लेकिन कैसर साहब पहले आप जवाब दीजिएगा। अगर ये हुकूमत चली जाती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं चली जाती है और किसी और जमात की, मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, तो आप लोगों के पास क्या कोई रोड मैप जो है मुआशी रिकवरी के लिए क्या मौजूद है? वरना आप लोगों को भी तो IMF के पास ही जाना पड़ेगा ना, और कहीं आप लोगों की तरफ से भी ऐसी बातें ना सुनने को मिलें कि इस हुकूमत ने बड़ा बुरा हाल कर दिया था इसलिए हमें तो अब जाना ही पड़ेगा, उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। जी कैसर साहब। देखिए, जो इस हुकूमत ने किया है वो तो सबके सामने है ना। IMF के पास तो पहले ही हुकूमत जा चुकी है, मुस्लिम लीग के वक्त में भी थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि इनके पास तो अपना वजीर ख़जाना भी नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं पाए ना। तो हम अगर कोई आएगा, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ 2 बातें बड़ी आसान सी हैं। सारी हुकूमतें कहती रही है कोई 4000 अरब रुपए हुकूमत के लगे हुए हैं नेशनलाइज यूनिट्स पे, जिसमें बिजली के कारखाने भी हैं और गैस की भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं, रेलवे है, स्टील मिल है, वो उससे हर साल 700 अरब खसारा निकालती है। आपने कहा ना तजवीज़ दे कोई, तो ये तजवीज़ है कि उनको सबसे पहले, कोई भी हुकूमत आए ना, उसको सबसे पहले छुटकारा उन खसारा देने या उसको मुनाफा बख्श हमें बनाना था, वो तो बन नहीं सके, तो उसको छुटकारा उससे हासिल करें, नंबर 1। दूसरा, माहौल ऐसा पैदा करें जिससे बाहर की इन्वेस्टमेंट आए। अगर तरक्की करनी है ना किसी मुल्क ने भी, तो जैसे कोरिया ने किया, ताइवान ने किया, थाईलैंड ने किया, एक ही तरीका है। इंडिया ने किया, बांग्लादेश ने किया, वियतनाम ने किया कि बाहर के लोगों को अपने अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करें। इमरान खान भी यही कहते थे कि बाहर के लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आएंगे और मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा। तो ये मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हम कोविड जो है ना, इंडिया में ज़्यादा आया पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन वहाँ 44 अरब डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई जो कि इंडस्ट्री में लगी, और हमारे यहाँ सिर्फ 2 अरब डॉलर की आई। हम माहौल कर सकते हैं, फ्रेंडली माहौल। हमने तो नैप के जरिए हर एक को पकड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इस माहौल में कोई यहाँ पाकिस्तान में पैसा लेके नहीं आ सकता। हमारे पास अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी आसान तकरीब आइडियाज़ हैं, लेकिन हमने पहले दिन से इनको कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, आपको
समझ नहीं है, आप नए हैं, 2 साल बाद कह रहे हैं हाँ वाकई हमें तो समझ अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसी का जवाब मैं हैदर साहब आप भी दीजिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे पास बड़ा कम वक्त रह गया कैसर साहब, मुझे हैदर साहब की बात सुनने दें। हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई रोड मैप है कि किस तरह से मुल्क की मईशत को फौरी तौर पर हमने संभालना है आके, अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो? जरदारी साहब भी कहते हैं कि हम आएंगे अगर तो हम संभालेंगे फिर, क्योंकि हम संभालते आए हैं। बिल्कुल, हमने अपना प्लान बनाया हुआ। सबसे पहले वी नीड टू गेट रिड ऑफ IMF गवर्नर, स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर, IMF के जितने बंदे, वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम। वी विल हैव टू फिनिश दी एमनेस्टी जो रियल एस्टेट पे, जिस वजह से हम FATF की 27वीं जो शर्त है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इस वक्त भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन। वक्त हमारे पास खत्म हो गया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।